after fertilization, ओवरी सीड किसका बना है? ओव्यूल का। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। इसके पहले हमने दिखाया था कि यहाँ पे जो गाइनोसियम है इसमें यह क्वेश्चन इस बार आया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या किस तरह का पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी नहीं होगा, लेकिन जीनोगैमी होगा। तो आगे बच्चे सब आ जाइए जल्दी से। तो बैठ अब हो अच्छा, सीड कैसे बना? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। यह हिस्सा पूरा का पूरा ओव्यूल है, यही ओव्यूल है। और जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, एक सेल यहाँ एक सेल है, अब एक सेल से यह जाइगोट बन चुका। और यह फर्टिलाइजेशन के बाद यह 3 ठो इसमें हो गया और यहाँ जो है यह एंटीपोडल सेल हो गया। तो अगर आप देखें तो यह ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही ओव्यूल किसमें बदला बच्चों? यही ओव्यूल सीड में बदल गया। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहां क्या बन गया? 2n जाइगोट बन गया, जाइगोट। और यहां पे क्या बना? यहां पे हाँ प्राइमरी, हाँ PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इसका यह इंटीग्यूमेंट है, यही C4 बन जाएगा। और पूरा का पूरा यह ओव्यूल, पूरा का पूरा ओव्यूल किसमें बदल जाएगा? सीड में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब देखिए फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यह फर्टिलाइज ओव्यूल है। फर्टिलाइज ओव्यूल में हालांकि यह भी डीजनरेट करेगा यह एंटीपोडल सेल। तो यह जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, ये सब पढ़ा दिया है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। अब हम लोग बात कर रहे हैं सीड की, ठीक है ना? तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड, ये हो गया सीड। अब ऐसे ही जो ओवरी है, यह जो ओवरी है ये किस में बदल जाएगी? फ्रूट। तो हम लोग पहले सीड की बात कर लेते हैं, फिर फ्रूट की बात कर लेंगे। तो अब यहां पे ये देखना है कि यह सीड जो है किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। सीड में यह जो माइक्रोपाइल है ना, ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है वह भी सीड का माइक्रोपाइल होगा। और यहां पे देखिए यह हाइलम हो जाएगा, यहां जहां से यह फिल्की लगा हुआ है। चने का भी अगर सीड आप देखें, ग्रैम का सीड तो ऐसे यह माइक्रोपाइल है। और इसका यह वाला हिस्सा ऐसे आता है, यहीं पे हाइलम है, यह हाइलम है। तो माइक्रोपाइल हो गया। तो माइक्रोपाइल कौन वाला हिस्सा बना? यह माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल यह है।
यही ओव्यूल का ही माइक्रोपाइल है ना, इसका मतलब ये ओव्यूल ही सीड में बदला है। यहाँ माइक्रोपाइल, वो भी माइक्रोपाइल, तो यही ओव्यूल वाला माइक्रोपाइल, वो सीड का माइक्रोपाइल। और यहाँ जो लगा था फ्यूनिकिल तब हट गया, तो ये हाइलम हो गया। क्या हो गया? हाइलम। और यहाँ पे यह सीड कोट हो गया। क्या हो गया? सीड कोट। सीड कोट कौन बनाया? यही जो यह इंटीग्यूमेंट था, यह जो इंटीग्यूमेंट था यही क्या बना लिया? सीड कोट। इंटीग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड कोट। तो ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट सीड कोट बना लिया। ओव्यूल का माइक्रोपाइल यहाँ माइक्रोपाइल है, और इसका जहां से फ्यूनिकिल अटैच था वो हाइलम है, यही सीड हो गया। इसका मतलब ये जस्टिफाई हो गया कि ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदल गया बेटा? सीड में बदल गया। हाँ ये बेटा, तो ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में बदल गया। सही बैठ जाइए। कल हम लोग एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखे थे और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, आज हम लोग सीड की बात कर रहे हैं। तो सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड सीड। ये कई बार पूछा गया कि सीड किससे बनता है, तो ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। यह ओव्यूल में माइक्रोपाइल है, इसी का माइक्रोपाइल सीड का माइक्रोपाइल, इसका ओव्यूल का इंटीग्यूमेंट सीड का सीड कोट हो गया, और यहाँ पे जो फ्यूनिकिल लगा था ये हाइलम हो गया। लेकिन अब यह देखना है कि सीड दो तरह के हैं। शुरुआती दौर में तो आप देखेंगे कि सीड में यहां पे इंडोस्पर्म बन रहा है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म बना, सब में इंडोस्पर्म है, सभी ओव्यूल में। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद सभी में इंडोस्पर्म बना, लेकिन कुछ सीड में ये इंडोस्पर्म खर्च हो जाता है, जाइगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने में यूज हो जाता है। लेकिन इंडोस्पर्म इन सीड इट इज फॉलोइंग टाइप्स। उसमें इंडोस्पर्म है कि नहीं है? तो पहला लिख लेते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, इसको एग्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं बेटा। इसी को एग्स, एग्जाम में एग्स एल्ब्यूमिनस पूछे तब भी वही मतलब निकालिएगा, या नॉन इंडोस्पर्मिक एग्स एल्ब्यूमिनस। एग्स एल्ब्यूमिनस में पहले था, अब नहीं है। और दूसरा है इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड। तो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड एंड इंडोस्पर्मिक सीड। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड के बारे में। नॉन इंडोस्पर्मिक, द सीड इन विच the seed in which endosperm is absent because it is used up during development of embryo is called as, क्यों एब्सेंट है? It is used up during development of embryo is called as non endospermic seed। देखिए आजकल इंसर्शन रीजन क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इन्हीं सबको मिला के बन रहा है। अब पूछ देता है विद द सीड इन विच द एंडोस्पर्म इज एब्सेंट कॉल्ड एज
नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। अब रीजन में देगा कि इंडोस्पर्म डू नॉट डेवलप, या दे देगा इंडोस्पर्म इज यूज्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो पहली वाली लाइन तो सही थी, द सीड इन व्हिच इंडोस्पर्म इज एब्सेंट कॉल्ड नॉन इंडोस्पर्मिक। लेकिन रीजन क्या दिया कि इंडोस्पर्म डू नॉट डेवलप, ये तो गलत है। लेकिन दे दिया कि इंडोस्पर्म यूज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तब ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो इसी में से कट करके आजकल एसर्शन रीजन का एक नया कॉम्पिटेंसी टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसे समझिएगा, बना था लेकिन वो क्या हो गया, यूज्ड अप हो गया ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ऐसे लगा नॉन इंडोस्पर्मिक, इंडोस्पर्म हुआ ही नहीं, बना ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, बना था लेकिन खर्च हो गया, यूज हो गया, इसीलिए उसको हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। पहले था अब नहीं है। तो इसका ले नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, और इसी को कहेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। फॉर एग्जाम्पल बता दीजिए, जल्दी बताइए। पी ग्राम मैंगो बीन्स, ये सब क्या है, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। एक बार पूछ दिया था बोर्ड एग्जाम में, ग्राउंड नट एंड कास्टर सीड, ग्राउंड नट सीड एंड कास्टर सीड, which one is albuminous, which one is ex albuminous, why, बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो ग्राउंड नट क्या है, नॉन इंडोस्पर्मिक एक्स एल्ब्यूमिनस है, क्योंकि इनका इंडोस्पर्म यूज हो गया एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में। लेकिन कैस्टर सीड में इंडोस्पर्म है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी, इसलिए वो क्या है, एल्ब्यूमिन। हालांकि दोनों डाइकाट है लेकिन वहां पे है। आपका एक मटर का दाना है, या नहीं है इंडोस्पर्म, ये नॉन इंडोस्पर्मिक है। चना खोलते हैं, चना खोलते खाते हैं, सीडकोड को हटाइए, केवल कार्टिलेज मिलेगा पीला पीला, अब बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस मिलेगा, प्लूमल इंडोस्पर्म नहीं मिलेगा। नारियल फोलिए तो लिक्विड भी है और सॉलिड भी, इंडोस्पर्म है। मक्के में, मक्का भुट्टा इंडोस्पर्म है। चावल में, गेहूं में इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्मिया खाते हैं, लेकिन इसमें इंडोस्पर्म नहीं है। तो पी में, ग्रैम में, मैंगो में, बीन्स में, ग्राउंडनट में इंडोस्पर्म नहीं है, क्योंकि था लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यूज हो गया, इसीलिए उसको एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। जैसे अभी बच्चा जो 12वीं पास आउट हो गया, यहाँ का स्टूडेंट है लेकिन अब यहाँ नहीं है, एक्स क्या कहेंगे उसको, एक्स स्टूडेंट कहेंगे, है ना। तो इसी वो अब यहाँ निकल गया, वहां से पहले था इंडोस्पर्म लेकिन यूज हो गया, तो एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है बच्चों, तो ग्राउंडनट, बीन्स, ग्रैम, मैंगो और पी, ये सब में क्या है, इंडोस्पर्म नहीं है इस समय, लेकिन डेवलपमेंट के समय था एम्ब्रियो के और वो यूज हो गया। आगे बढ़े, अब लिखते हैं एल्ब्यूमिनस से, एल्ब्यूमिनस से, एल्ब्यूमिनस सीड, द seed in which endosperm is present even after development of embryo, even after development ऑफ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी, क्योंकि इंडोस्पर्म तो सब में था लेकिन उसमें डेवलपमेंट के बाद नहीं था। इवन आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो
is called as albuminous seed. एल्ब्यूमिनस का मतलब यस, एल्ब्यूमिनस का मतलब एल्ब्यूमिनस सीड अंडर ब्रैकेट एंडोस्पर्मिक सीड। अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? मेज, हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेज, व्हीट, राइस, कैस्टर सीड जरूर लिखिएगा। कैस्टर जानते हैं ना? कैस्टर है डाई काट, बाकी तो मोनो काट है, लेकिन वहां में कैस्टर डाई काट होते हुए भी एंडोस्पर्म है। इसके बाद कोकोनट, तो ये सब जो है इंडोस्पर्मिक सीड हैं, क्योंकि इंडोस्पर्म इनके डेवलपमेंट के बाद भी बचा रहता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी बचा रहता है, और इनका इंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव होता है। इंडोस्पर्म स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स होता है। तो कस्टर्ड सीड और उधर ग्राउंडनट सीड में रसाकसी होता है। एग्जाम में दे के बच्चों को कंफ्यूज करा देता है, ग्राउंडनट सीड और कस्टर्ड सीड। तो कस्टर्ड सीड में एंडोस्पर्म है और ग्राउंडनट सीड में एंडोस्पर्म मूंगफली में नहीं है, मूंगफली और इसमें है। अब ऑन द बेसिस ऑफ कार्टिलेडन, on the basis of cartilaginous seed is following type. On the basis of कार्टिलेडन के आधार पर सीड इज फॉलोइंग टाइप। कार्टिलेडन सीड इज फॉलोइंग टाइप। तो पहला है यहां पे डाइकाटिलेडनस सीड, और दूसरा है मोनो, दो तरह के डाइकाटिलेज से मोनो करें। डाई माने दो, मोनो माने एक। चने के सीड कोट को खोलते हुए कितनी उसमें दालें निकलती हैं? दो। मक्का में एक। तो डाइकाटिलेजिनस सीड, डाइकाटिलेजिनस सीड। It contains two cartilagens and embryonal axis. Two cartilagen and an embryonal axis. Seed is covered with seed coat. Seed is covered with seed coat of two layers, tegmen एंड टेस्टा। सीड कोट के दो लेयर होते हैं, कौन कौन? टेगमेन एंड टेस्टा। लीची खाए हैं? लीची अभी सीजन आ रहा है,
मई के, जून के लास्ट में और जुलाई में, है ना। तो लीची में सबसे बाहर वाला खोल होता है, फ्रूट वाल, ओवरी वाल हटा देते हैं, ब्राउन वाली जो होती है, उसके बाद आप खाते हैं। तो कौन सा हिस्सा लीची का खाते हैं? उसका ओवरी खाते हैं या सीड खाते हैं या सीड कोट खाते हैं? सीड कोट खाते हैं, क्योंकि खाने के बाद ब्राउन ब्राउन कलर का सीड आपके हाथ में फंसा रहता है, वही बचा रहता है ना, सीड तो बचा है। अब फ्रूट वाला तो हटा दिया, ब्राउन वाला तो खा नहीं सकते, कड़ा होता है ना, थोड़ा आर्टिकुलेटेड होता है। लेकिन जब ऊपर वाला व्हाइटिश पार्ट खाते हैं तो देखे होंगे कि उसके नीचे एक पतली सी झिल्ली लगी होती है। जो जूसी पार्ट होता है उसके नीचे एक पतली व्हाइटिश झिल्ली लगी होती है ना सीड के ऊपर। तो जो जूसी पार्ट है वो टेस्टा है, जूसी पार्ट क्या है? टेस्टा, और उसके नीचे क्या है? टेगमेंट। तो इस तरह से ये सीड को आप खाते हैं। चलिए ठीक है, तो टेस्टा खाते हैं लीची में। टेस्टा टेस्ट दे रहा है, टेस्टा मतलब उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि 2 लेयर है, सीड कोट की 2 लेयर है। चने में तो हार्ड हो जाता है ना, खोलते हैं ब्राउन कलर का, उसके बाद कार्टिलेजन मिल जाता है। तो यहां पर 2 लेयर हो गई। और ये डाई कार्ड सीड कौन कौन से हैं? डाई कार्ड सीड में एक चीज और लिख लीजिए, सीड कंटेन माइन्यूट पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल, वही ओव्यूल का माइक्रोपाइल, इसका माइक्रोपाइल हो गया। इसके बाद हाइलम एंड हाइलम से ही फ्यूनिकिल अटैच होता है। अब इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइकाट सीड में, ग्रैम सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइकाट सीड में कौन आएगा? ग्रैम, पी, मैंगो, ये सब डाइकाट में आएंगे। बीन्स, ग्राउंडनट, ये सब डाइकाट में आएंगे। ग्राउंडनट तो जमीन के अंदर से निकलता है ना, तो उसको सीड क्यों कहते हैं? ओव्यूल से बनता है क्या? हम नहीं, ओव्यूल से बनेगा तभी तो सीड होगा ना, ओव्यूल ही सीड में बदलता है ना। तो ग्राउंडनट का सीड हम लोग खाते हैं मूंगफली का, तो जमीन के अंदर से निकलता है ना, तो सीड है क्या? तो जमीन के अंदर से निकलता है। नैन्सी, कैसा क्वेश्चन है? ग्राउंडनट सीड है? नहीं है? ये भी बोले पक्का सीड है, तो जमीन के अंदर से निकलता है। जमीन के अंदर से तो कंद निकलता है, पोटैटो निकलता है, स्वीट पोटैटो, है ना। एक ही अद्भुत खेल है प्रकृति का। फ्लावर से ही बनता है, ओव्यूल से ही बनता है। 2 तरह के फ्लावर होते हैं ना, एक एक्सपोज फ्लावर बार बार होते हैं, और एक बंद फ्लावर होते हैं। तो ग्राउंड नेट में ही जमीन के अंदर वो बंद वाले फ्लावर होते हैं, क्लोज फ्लावर। नहीं समझा आपने? क्लोज फ्लावर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और उसी में पॉलिनेशन से पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर ओव्यूल से क्या बन जाता है? सीड। तो यही इसका जवाब है कि ग्राउंड नेट में जमीन के अंदर ही वो क्लोज फ्लावर होते हैं। उसी क्लोज फ्लावर में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल से क्या बन जाता है बच्चों? सीड। समझ आ गया कि नहीं? इसका यही जवाब है। वो क्लिस्टोगैमस फ्लावर से बनता है। कैसे फ्लावर से बनता है? क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर से। और लेकिन ग्रैम, पी, मैंगो ये तो बाहर बाहर होते हैं इनमें फ्लावर। बीन्स में भी बाहर बाहर फ्लावर दिखते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैम सीड। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रैम सीड।
अब ग्राम सीड का स्ट्रक्चर जरा देख लीजिए। यह अभी अभी हमने बनाया भी था। यह तो सीड कोट, ये क्या कहेंगे इसको बेटा, माइक्रो फाइल, और यह क्या कहेंगे इसको, हाइलम। अब हम सीड कोट को हटा देते हैं, है ना, इसके सीड कोट को हटा देते हैं, तो कितनी कार्टिलेडन मिलेंगे, कितने कार्टिलेडन मिलेंगे, 2 कार्टिलेडन मिलेंगे, 2 कार्टिलेडन मिलेंगे। ये पूरा इनका कार्टिलेडन है। एक कार्टिलेडन, लेकिन इस कार्टिलेडन के बीच में, दोनों कार्टिलेडन के बीच में यहां पे यह एम्ब्रियोनल एक्सिस, यह एम्ब्रियोनल एक्सिस, यह एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और यह पूरा कार्टिलेडन पूरा ही कार्टिलेडन, येलोइश कलर का पूरे कार्टिलेडन, येलोइश कलर के कार्टिलेडन हुए। और यहाँ पर एक कार्टिलेडन, कितने हो गए, 2 ठो। यह हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। अगर इसी को हम बाहर निकाल दें, एम्ब्रियोनल एक्सिस को ही, तो यहाँ पे यह ऊपर वाला क्या हो गया, यस, ये हिस्सा हो गया प्लूम्यूल, और यह हिस्सा हो गया रेडिकल। तो रेडिकल से क्या बनेगा प्लांट का, रूट, और प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट। तो यह डाइकाट सीड का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये ग्राम सीड है, डाइकाट ग्राम सीड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड है यह। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम सीड हो गया। इसके बाद एक मोनोकाट सीड का हम कर लेते हैं, है ना। ये तो एक्स एल्ब्यूमिनस है, कैसा है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे
इंडोस्पर्मिक सीड की बात कर लेंगे। इंडोस्पर्मिक सीड की बात कर लेंगे। बन गया, आगे बढ़े। चलिए, एल्ब्यूमिनस सीड या मोनोकाट सीड। सीड लाइक मेज, हाँ लिख लीजिए, द सीड इन विच सिंगल कार्टिलेडन इज प्रेजेंट। द सीड इन विच सिंगल कार्टिलेडन is found called as monocot seed. Single cartilagon is found called as monocot seed, like maize, wheat, राइस, बड़े पैडी, ये सब जो है मोनोकाट सीड है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड, स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। अगर आप मेज सीड को देखें तो सबसे बाहर इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा मेज का, है ना। पीले रंग का ऊपर खोल होगा और पूरा, इसके बाद इसके अंदर एक इस तरह से एल्यूरोन लेयर होगी। क्या होगी? एल्यूरोन लेयर। इसमें प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खूब होता है, विटामिन B1 खूब होता है। आजकल जो हम फूड की प्रोसेसिंग करते हैं, चावल को हालत में जब दरते हैं धान को चावल बनाने के लिए, तो इतना क्रश कर देते हैं, इतना क्रश कर देते हैं कि एल्यूरोन लेयर सफ़ा हो जाती है, केवल स्टार्च बचता है ना। गेहूं पिसाते हैं तो इतना क्रश कर देते हैं और इसके बाद चाल करके उसका एल्यूरोन लेयर बाहर निकाल देते हैं, केवल स्टार्च मैदा वाला खाते हैं, वो नुकसानदायक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? इंडो स्पर्म। तो यहां पर यह जो है एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर हो गई, है ना। और यह जो है एंडोस्पर्म हो गया। इसको हम थोड़ा सा और ले लेते हैं तो यह स्क्रोटुलम आ जाएगा। ऐसे अब यहां पर थोड़े हिस्से में यह जो हिस्सा है स्क्रोटुलम हो जाता है। बाहर बाहर
स्केटोलम इज सिंगल रिमनेंट ऑफ कार्टिलेडन, और यह जो हिस्सा होता है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस वाला हिस्सा होता है यह पूरा। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ पे प्लूम्यूल, और इधर में क्या है, एक रेडिकल वाला हिस्सा है, अब प्लूम्यूल के ऊपर क्या है, कोलियोक, प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल ध्यान रखिएगा, कोलियोप्टाइल। देखा था जब वेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था फाइटो हार्मोन वाला, तो कोलियोप्टाइल को कट किया था, याद आ रहा है कि नहीं? प्लूम्यूल के कनेरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को कट किया था। तो कोलियोप्टाइल कहाँ होगा बेटा? प्लूम्यूल के ऊपर, और कोलियोराइजा कहाँ होगा? हाँ, रेडिकल के टिप पे। ये हो गया कोलियोराइजा। कोलियोराइजा। और यहाँ पे जो ये हिस्सा जो बचा हुआ है, ये सिंगल कार्टिलेडन जैसे, इसको हम स्क्यूटेलम कहेंगे। इसको हम अलग ऐसे हम इंडिकेट कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। यह पूरा किसका हिस्सा हो गया? ये स्क्यूटेलम का हिस्सा हो गया। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज है ये, एलएस माने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ मेज। तो कहां तक लिखे आप? इट कंटेन एलुरोल लेयर, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, मेज शीट कंटेन single cartiladen called as scutellum, single cartiladen called as scutellum, and embryonal axis contain plumule and radicle. Embryonal axis contain प्लूम्यूल एंड रेडिकल। आजकल नया नियम चला है, 3 ठो लाइन खींच के ABCD लिख देगा, बच्चों से पूछेगा इसका नाम लिखिए, है ना? अब यहाँ खींच दिया एलुरोल लेयर, यहाँ एंडोस्पर्म, इधर स्क्यूटेलम, इधर प्लूम्यूल रेडिकल, ऐसे करके कंटेन सिंगल कार्टिलेडन कॉल्ड एज स्क्यूटेलम एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस कंटेन प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल कवर्ड विथ कोलियोप्टाइल and रेडिकल कवर्ड विथ कोलियोराइजा। ठीक है। अब यहां पर ये जो मोनोकाट का सीड है, क्यों? क्योंकि सिंगल कार्टिलेडन है, जिसको हम स्क्यूटेलम कह रहे हैं। इसीलिए यहां पे भोजन कहां स्टोर होता है? कार्टिलेडन के स्थान पे कहां ज्यादा स्टोर होता है? एंडोस्पर्म में। लेकिन डाइकाट में चूंकि एंडोस्पर्म डिसअपियर हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो वहां पे भोजन कहां स्टोर होता है? कार्टिलेडन में। जो आप मटर का, चना का सीड खाते हैं, उसका कार्टिलेडन ही एक्चुअली हम लोग खाते हैं, उससे खुराक लेते हैं। तो भोजन क्यों स्टोर किया है? सीड की जर्मिनेशन के लिए। लेकिन हम लोग चूंकि बड़े पैमाने पर उसको प्रोपेगेट करते हैं, किसान उगाते हैं, इसीलिए हम बड़े पैमाने पर उसको खाते हैं। ठीक है, समझ आ गए? आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे कि इन सम सीड, देखिए ये चैप्टर ऐसा है ना, लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऐसा अंदर से क्वेश्चन निकालता है कि बच्चा वहां पे ध्यान नहीं देता है, वहीं पे फसान हो जाता है। एक एक लाइन इसकी देख लीजिए। इन सम सीड remnant of nucleus is present. In some seed, remnant of nucleus. nucleus कहाँ होता है? ओव्यूल में। अब ओव्यूल ही मतलब किसमें? सीड में। तो in some seed, remnant of nucleus is present, called as
क्या कहेंगे इसको? रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस बच गया, ओव्यूल में न्यूसिलस, उसको क्या कहेंगे? इन सम सीड रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज प्रेजेंट कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म, इसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस है, इसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। अब इस किसके सीड में पाया जाता है? सबके सीड में नहीं पाया जाता। काली मिर्च देखे हैं, काली मिर्च, गोल मिर्च, उसमें होता है। लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन सीड ऑफ ब्लैक पीपर। काली मिर्च को क्या कहते हैं? ब्लैक पीपर, ब्लैक पीपर एंड बीट। ब्लैक पीपर और बीट के सीड में पाया जाता है, पेरिस्पर्म उसको कहते हैं। तो पूछता है, रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस इज कॉल्ड एज ABCD, चैट ऑप्शन दे देगा, इंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म, है ना? तो क्या कहेंगे उसको? पेरिस्पर्म कहेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट जनरली fruits are developed from ovary of a flower after fertilization. After फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। फ्रूट आर फॉलोइंग टाइप्स, ये कई तरह के हैं। पहला ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट। दूसरा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनो, इसमें भी क्वेश्चन बना है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और तीसरा क्या है बच्चों? फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ट्रू फ्रूट की। ट्रू फ्रूट, fruit which develops from ovary of a flower after fertilization. फर्टिलाइज ओवरी फ्रूट में बदल गया, fertilization is called as true fruits. The fruit which develops from ovary after fertilization is called as true fruit. For example, एग्जाम्पल बता दीजिए ट्रू फ्रूट का, कोई एग्जाम्पल बताइए। मैंगो, गुआवा, टोमेटो,
ब्रिंजल, पम्पकिन। आप कहेंगे पम्पकिन तो सब्जी है, बचपन से खाते आ रहे हैं। आप सब्जी बना के खाइए चाहे पका के खाइए, लेकिन वो फल है, ठीक है ना, फल है, क्योंकि ओवरी से बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये लोग जो है ट्रू फ्रूट में आते हैं। अब दूसरा हो गया यहां पे ट्रू फ्रूट में मैंगो का अगर देखें, मैंगो का देखें, इन द ट्रू फ्रूट ovary wall form 3 layers, ovary wall form 3 layers, 3 लेयर बन जाते हैं ओवरी वॉल में। तीन लेयर बन जाते हैं ओवरी वॉल में। अभी आम का सीजन आ रहा है, आपको महसूस होगा, 3 लेयर बन जाते हैं। इसमें इपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। इपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। यह तो इन मैंगो इपिकार्प इज लेदरी, इन मैंगो इपिकार्प इज लेदरी, मीजोकार्प इज सकुलेंट, मीजोकार्प इज सकुलेंट, जिसको आप खाते हैं बड़े चाव से, सकुलेंट होता है इडबुल। मीजोकार्प इज सकुलेंट, इडबुल, इडबुल माने खाने वाला, खाने वाला पार्ट, इसी को खाते हैं। इपिकार्प भी खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। अचार बनाते हैं तो इपिकार्प भी खा जाते हैं, है ना, पिकल बनाते हैं तो, लेकिन पके हुए आम का इपिकार्प नहीं खाते हैं, उसको हटा देते हैं। जस्ट इपिकार्प को हटाते हैं तो उसके नीचे कौन सा लेयर आता है बच्चों? मीजोकार्प। बिल्कुल सकुलेंट फ्रूटी हो जाता है, एकदम एकदम बिल्कुल सकुलेंट हो जाता है, इडबुल हो जाता है। यह पूरी लेयर इपिकार्प हो गई है, बाहर 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 पूरी इपिकार्प हो गई। और ये खाए जाने वाला पार्ट कौन सा हो गया बेटा? मीजोकार्प। और इसके अंदर जो हार्ड वाला पार्ट है जिसमें सीड रहता है, इंडोकार्प। तो लिख लीजिए मीजोकार्प इडबुल, इंडोकार्प is hard and protect the seed. Endocarp is hard and protect the seed. और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? व्हाइट कलर का कुछ होता है? नहीं, वही सीड होता है जो बचता है। खाने के बाद रख दीजिए, गुठली सूख जाती है तो आवाज करता है नहीं लाने पर, वही सीड है। इसी से नया पौधा बन। देखो प्रकृति ने कितना बढ़िया व्यवस्था दी है कि आम बनाया, आम के सीड को हार्ड कवरिंग से कवर किया, उसके ऊपर में एकदम जूसी सकुलेंट दे दिया,
कि लोग आए इसको खाएं और दूर दूर तक लेकर के इसको फैलाएं। खा करके दूर भाई बढ़िया तब तो खरीद के ले जाएंगे ना, और ले जाकर के फिर सीड को लगा देंगे, तो किसका फायदा हुआ? आम का ही तो फायदा हुआ ना, ढेर सारे आम के पौधे बन जाएंगे। तीता होता, कड़वा होता तो कौन खरीद के ले जाता? कोई नहीं ले जाता। तो यह अपने डिस्पर्सल के लिए बनाया है कि इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, और इसके अंदर में यह हो गया सीड। यह मैंगो। तो खाए जाने वाला कौन सा पार्ट है बेटा इसमें? इडिबल पार्ट इसका है मेसोकार्प। मेसोकार्प इडिबल। समझ में आ गया? कोकोनट में क्या खा है? इपिकार्प नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? एकदम वो बाहर बाहर होता है। एकदम वो कहां होता है? बाहर बाहर होता है। वो कैसा होता है? बिल्कुल स्मूथ, जो बाहर से प्रोटेक्ट किए हुए, प्रोटेक्ट किए हुए इसे बाहर से। यह क्या हो गया? इपिकार्प। और इसके अंदर में यहां जो होता है, एकदम अंदर में यहां जो होता है, यह एंडोकार्प है। और इसके अंदर में यहां धागे धागे जैसे होता है, देखा है? धागे धागे संरचना, खूब धागे होते हैं कि नहीं होते हैं? खूब धागेदार संरचना होती है। ये निकालते हैं, नारियल छीलते हैं तो जिसकी रस्सियां बनाते हैं आप, ऐसे होता है कि नहीं? ये धागे वाली संरचना एकदम, इसी की रस्सी बनाई जाती है, चटाइयां बनाई जाती है। ये ऐसा इसलिए है कि स्पंजी हो जाता है ताकि पानी में तैरते हुए दूर दूर तक पहुंच जाए, समुद्र में किनारे जाके लग जाए। और यहां पे देखते होंगे, यहां पे देखते होंगे छिद्र होता है कि नहीं होता है? ऐसे ओपनिंग होती है। इसीलिए ओपनिंग होती है ताकि यहां से फ्लूइड और रेडिकल निकलेगा, देखते हैं। और इसके अंदर में क्या होता है? यहां पे क्रीम कलर का एम्ब्रियो होता है, जिसके नारियल में मिलता है, कहते हैं बड़ा लकी है लोग। लकी का मतलब है तो उसका एम्ब्रियो है, उसको ग्रो करने के लिए। और बाकी इसका व्हाइटिश पार्ट होता है, गिरी। बाकी उसका कौन सा हिस्सा है? गिरी वाला हिस्सा, जिसको आप खाते हैं। आप माने हम सब खाते हैं। गिरी। और इसके अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है? वाटर। इसके अंदर वाटर। और यह जो है बताया था हमने, इम्ब्रियो होता है। किसी किसी में क्रीम कलर का इम्ब्रियो ऐसे दिख जाता है। यह एक जर्मिनेट करके पौधा बनाता है। तो एक छेद से प्लूमियो निकलेगा, एक से रेडिकल निकलेगा। अब इनकी जरा देखते हैं। ये इपिकार्प हो गया। इन कोकोनट इपिकार्प स्मूथ। कोकोनट में मेसोकार्प नहीं खा सकते, नॉन ईटेबल, रस्सियों के बनाने में काम आता है। एंडोकार्प हार्ड होता है, देखते हैं कितना मेहनत से टूटता है ना? फोड़ते हैं उसको बड़ा मेहनत से, तब नारियल निकलता है। और इसके बाद यह इसका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। और इसके बाद यहां इसका यह क्या है? सॉलिड एंडोस्पर्म, सॉलिड एंडोस्पर्म। और इसके अंदर में जो है यह लिक्विड एंडोस्पर्म है। इसके अंदर में यह है लिक्विड एंडोस्पर्म।
स्पर्म। तो सॉलिड लिक्विड एंडोस्पर्म को न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे, सेलुलर है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और सॉलिड वाले को क्या कहेंगे, सेलुलर, सेलुलर, और इसको न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। तो ये हो गया एलियस ऑफ क्या, कोकोनट, एलियस ऑफ कोकोनट, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ कोकोनट। हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला फ्रूट की बात करते हैं। दूसरे वाले फ्रूट में कौन सा फ्रूट होगा, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट, पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। The fruit which develops from ovary, fruit which develops from ovary, fruit which develops from ovary without fertilization, without fertilization, called as parthenocarpic fruit, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अच्छा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फ्रूट सीडलेस होगा, कैसा होगा, इट इज सीडलेस, इसमें सीड नहीं होगा। कोई एग्जाम्पल आपके पास है क्या, बनाना, बनाना, बनाना आप खाते हैं, देखा है यहाँ मिलता है बनाना। बनाने में एकदम से यह बनाना पूरी ओवरी फ्रूट में बदल गई, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होता है। अब अगला है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। The fruit which develops false fruit, the fruit which develops from other part of flower than ovary, other part of flower beside ओवरी, देन ओवरी, ओवरी के अलावा, बिसाइड देन ओवरी, ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से फ्रूट बना, इस कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आपकी बुक में लिखा होगा, स्ट्रॉबेरी, ये सब फास्ट फूड है। कैसे फास्ट फूड है, ये इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है। इंफीरियर ओवरी का मतलब ये है कि इनका थैलेमस ना, जैसे एक फ्लावर है तो थैलेमस जो है यहाँ पे, ये थैलेमस है और इस थैलेमस के ऊपर में यह स्टिग्मा, स्टील और यह ओवरी आ गया, तो ये थैलेमस हो गया, सिंपल सा सुपीरियर ओवरी हो गया। लेकिन एक कंडीशन ये बनती है कि थैलेमस पूरा ही घेर लेता है, थैलेमस
पूरा ही घेर लेता है, एकदम। किसको घेर लेता है? ओवरी को। ये पूरा पूरा ओवरी को एकदम घेर लिया थैलेमस। इसने ओवरी को एकदम घेर लिया, पूरा इंसर्किल कर लिया। ये पूरा थैलेमस। अब सेव के केस में यही होता है, थैलेमस इनक्लोज द ओवरी, become succulent and store nutrients, develop into fruit। यह पूरा थैलेमस इनका यहाँ पे ओवरी को घेरे हुए है, और यहाँ ये जो स्टाक है ऐसे स्टाक से लगा हुआ है यह थैलेमस। और इसके अंदर में यहां पे देखेंगे, जब सेब को काटते हैं तो ब्राउन कलर का ऐसे दिखाई देता है ऐसे। और इसी के अंदर में क्या होता है देखते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं? सीड होते हैं। देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सीड ऐसे। तो ओवरी के अंदर ये सीड हो गए, और इनका बाकी वाला हिस्सा जो होता है, कैलिक्स, करोला, सब ऐसे लगा होता है। ठीक है ना? समझा कि नहीं? तो यह पूरा थैलेमस घेर लिया इनको, पूरा थैलेमस एक फ्रूटी हो गया। थैलेमस becomes succulent, becomes succulent and edible एज फ्रूट, खाने लायक हो गया। और बाकी यह ओवरी वाल बची केवल। यह क्या बची? ओवरी वाल। और इसके अंदर ये क्या बचा? सीड। इसके अंदर ये क्या बचा? सीड बचा। ठीक है बेटा? तो ये एप्पल है, किसका फ्रूट है? एप्पल का। ओके, तो ये हो गया एप्पल और स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट में आ गए। अब थोड़ी सी बात हम लोग सीड के बारे में फिर से आपके बुक में किया गया है कि सीड क्यों बनता है, इसका क्या महत्व है, वायबिलिटी क्या है सीड की, है ना? तो इसके बारे में लिख लीजिए। इन द प्लांट सीड आर very important। in the plant seed are very important for propagation of next generation। अब यहां पे मान लीजिए ये मटर का पौधा है, ये मटर का पौधा ये जर्मिनेट किया, सीड से ही बना। किससे बना? सीड से बना। एक सीड है, यहां सीड जर्मिनेट किया, मटर का पौधा बन गया। लेकिन इसको मालूम है कि हम 3 महीने से ज्यादा या 4 महीने से ज्यादा नहीं रह पाएंगे, मालूम है। अब मैच्योर हुआ तो इसमें क्या बनेगा? फ्लावर बनेंगे। खूब बढ़िया फ्लावर बन गया, और धीरे धीरे यहां पे फ्लावर से ही यहां पे
ये ऊपर का फ्लावर दिखेगा और जो नीचे का फ्लावर होगा पुराना होगा, वो पुराना फ्लावर किस में बदल जाएगा? फ्रूट में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? वो पुराना फ्लावर किस में बदल जाएगा? फली बन जाएगी, बनेगी ना। और इसी फली के अंदर में क्या होगा? सीड होगा। तो ये फली किससे बनी? इसी फ्लावर के ओवरी से ही बनी। अब ये सीड जब बाहर निकला, सीड जब बाहर निकलेगा तो यही सीड फिर समय से जर्मिनेट होकर के क्या बनाएगा? नया पौधा बनाएगा। तो सीड बहुत जरूरी है एक नया पौधा बनाने के लिए, उस प्रजाति को प्रोपेगेट करने के लिए। वही मिलेगा, सीड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोपेगेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। अगली पीढ़ी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज मटर का दाना बन गया, वो जमीन में पल जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा, आगे पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए सीड बिकम्स ड्राई, कंटेन ओनली 8% वाटर, then it remain dormant. It remain dormant during unfavorable environmental condition. And remain preserved. Remain preserved. अनफेवरेबल कंडीशन में रिमेन प्रिजर्व हो गया। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को रात में कहती है सो जाओ, क्यों? इधर उधर भागेगा दौड़ेगा, चोट लग जाएगी, दिन में खेल सकता है। वैसे ही सीड को ये नेचर ने ऐसा बनाया है कि जब बने इसके बाद ड्राई हो जाए। अभी देखिए मटर का सीड एकदम ड्राई है, इसको डब्बे में बंद करके रख सकते हैं, लेकिन मटर के पौधे को डब्बे में बंद करके रखेंगे खत्म हो जाएगा। उसको रिस्पेशन करना है, एकदम ड्राई हो जाता है। चूंकि इसका पानी इतना ज्यादा निकल गया कि इसमें लिविंग कंडीशन नहीं उपलब्ध है। जब पानी एब्जॉर्ब करेगा, साइजिंग कंडीशन मेंटेन हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म का, तब जाकर फिर एंजाइमेटिक एक्शन होंगे, जर्मिनेट होगा। तो यह जो है अभी डॉर्मेंट है। क्या है? डॉर्मेंट है। अब ये सीड आपका डॉर्मेंट हो गया, अब ये सीड पूरी तरह से आपका डॉर्मेंट हो गया है। अब ये अगली लाइन लिखे, when seed get favorable condition, when seed get favorable condition like sufficient moisture, वही चना आप डब्बे में बंद करके रखें, नहीं जर्मिनेट होगा, उसी चने को पानी में सोख कर दीजिए, अगले दिन फिर कपड़े में बांध दीजिए, जर्मिनेट कर जाएगा। सफिशिएंट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, ऑप्टिमम टेम्परेचर, अब आप भिगो के चने को फ्रिज में रख देंगे, जर्मिनेट करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेम्परेचर इतना लो है कि उस टेम्परेचर पर एंजाइम काम ही नहीं करेगा। जब एंजाइम काम नहीं करेगा तो फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होंगे, सेल डिवीजन नहीं होगा, प्लूरल रेडिकल ग्रो नहीं करेंगे।
फ्लेमिल शूट बनाएगा रेडिकल रूट तो ग्रो ही नहीं करेगा, सेल डिवाइड नहीं होगा। तो सफिशिएंट कंडीशन मिलेगा तो सीड अंडर कंडीशन व्हेन गेट मॉइस्चर, टेम्परेचर नॉर्मल, ऑप्टिमम और ऑक्सीजन, देन ब्रेक्स डॉर्मेंसी, ब्रेक्स डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेट्स। किसी हार्मोन का नाम बताइए जो जर्मिनेशन में मदद करते हैं। हाँ, जर्मिनेशन में मदद कौन करता है? the hormone, phytohormone which breaks the dormancy, जिबरेलिन, लिख लीजिए, जिबरेलिन हार्मोन ब्रेक्स नीट के लिए लाइट भी आ गई, समर्थन कर रही इस बात का, नीट में आ सकता है। जिबरेलिन हार्मोन ब्रेक्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड। तो कौन सा हार्मोन है जो उसको डॉर्मेंट करेगा? डॉर्मेंट करने में कौन मदद करेगा? डॉर्मेंट करने में एफसीसी एसिड, ABSCISIC, एफसीसिक एसिड काजेस डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ये क्या करेगा? डॉर्मेंसी ऑफ सीड। और जिबरेलिन क्या करेगा? ब्रेक्स द डॉर्मेंसी ऑफ सीड। ये डॉर्मेंसी ऑफ सीड को ब्रेक करेगा। डॉर्मेंसी ऑफ सीड को ब्रेक करेगा कौन? जिबरेलिन। और डॉर्मेंट कौन करेगा? एफसीसिक एसिड, ABSCISIC, एफसीसिक एसिड काजेज डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्यों करना जरूरी है? ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में सीड सुरक्षित रहे, टू प्रोटेक्ट द सीड अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन। ABA एफसीसिक एसिड काजेज डॉर्मेंसी ऑफ सीड to protect the seed under unfavorable condition, to protect the seed during unfavorable condition। अनफेवरेबल कंडीशन में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो सीड के लिए महत्वपूर्ण है कि वो सीजन में ही जर्मिनेट करे। गैर सीजन में जर्मिनेट करेगा तो बड़ा हो जाएगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी, आगे का जनरेशन नहीं चलेगा। अब इसके बाद वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी ऑफ सीड, वायबिलिटी ऑफ seed varies species to species for few months or an year and year। जैसे अभी गेहूं किसान काट रहे हैं, अभी गेहूं रखे रहेंगे, अगले साल फिर बुआई होगी, लेकिन एक साल और बाद बोएंगे तो शायद वो जर्मिनेट न करे, घूम जाएगा। धान रख रहे हैं, अगले साल बुआई होगी। अभी धान जो कटा था जुलाई में, मई जून के लास्ट में उसका फिर सीड लगेगा, साल भर सुरक्षित है। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो कई हाँ भैया नमस्कार।
हाँ, और सब ठीक है ना? बस ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी क्लास में थे, थोड़ी देर बाद हम लगाते हैं। हाँ हाँ जी। तो फॉर फ्यू मंथ or an year, some seed germinates after many years. अब आपको लग रहा होगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम में पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ल्यूपिन आपकी बुक में दिया हुआ है, इसका नाम है ल्यूपिनस आर्क्टिकस ल्यूपिनस आर्क्टिकस। germinates after 10,000 years। यह आर्कटिक एरिया में था, बर्फ के नीचे रखा हुआ था। लिखा है 10,000 भी नहीं लिखा है कि हम ही गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं लिखा है 10,000 ईयर्स। वो पड़ा हुआ था वहीं डेड सी के पास, बर्फ के अंदर। उसके बाद जर्मिनेट किया, है ना? अब इसके बाद डेड पाम सीड जर्मिनेट्स आफ्टर 2,000 ईयर। लिखा है कि नहीं? हाँ, आफ्टर 20,000 मत लिखिएगा, 2000। सही? 2000 ईयर्स के बाद जर्मिनेट किया ईयर्स। और ल्यूपिनस कितने साल बाद? 10,000 ईयर्स। ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी के सीड है। अब आगे थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीमिलियन। यही है ना? यही बचा है, लास्ट पेज है। थके नहीं ना आप लोग? ठीक। एपोमिक्सिस बड़ा अद्भुत नाम। एपोमिक्सिस क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है एपोमिक्सिस। द सीड डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, बट द सीड डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये कैसे हो सकता है? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल। बायोलॉजी में एक्सेप्शन बहुत है, बहुत जगह एक्सेप्शन है। The phenomena in which seed develops without fertilization, seed develops without fertilization। अच्छा, इसमें एम्ब्रियो भी बनेगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एम्ब्रियो बनेगा? जेशन is called as apomixis. It occurs in some grasses
एस्टेरेसी फैमिली, some grasses and Asteraceae family. Asteraceae family and some Asteraceae family plant and some grasses में एपोमिक्सिस देखा गया। अब ये होता कैसे, जरा देखते हैं। यहां पे ओव्यूल है, यह ओव्यूल, ओव्यूल तो फ्लावर में ही होगा, उसके पिस्टिल के ओवरी में यह ओव्यूल है। यहां पे कौन सा सेल है? यह तो इंटीग्यूमेंट है। क्या है? इंटीग्यूमेंट। इसी से क्या बनेगा? सीड कोट बनेगा। यहां पे न्यूसिलस के सेल है। किसके सेल हैं? न्यूसिलस सेल है। आपको ध्यान होगा यही न्यूसिलस सेल, न्यूसिलस सेल एक इंक्रीज किया साइज में, उसको मेगास्पोर मदर सेल कहा गया। उसी में मियासिस डिवीजन हुआ तो 4 सेल बने थे। 4 सेल बने, मियासिस हो गया, 3 डिजेनरेट कर गए, एक ठो बड़ा होके एम्ब्रियो सैक बना लिया। उसी के अंदर हेप्लॉइड न्यूक्लियस डिवाइड किया 3 बार, 2 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई, 8 न्यूक्लियाई। 3 ठो चला जा रीजन में चला गया, 2 ठो सेंटर में था सेकेंडरी न्यूक्लियस, और 3 ठो आ गया माइक्रोपाइल रीजन में। तो 2 साइनोइड से लेकर एक सेल बना था ना। अब वही एक सेल फर्टिलाइज किया, मेल गैमेट से जाइगोट बना, वही एम्ब्रियो बनेगा। और उधर में सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज किया तो पीएन बना, उसी से एंडोस्पर्म बना। लेकिन यहां पे क्या होता है? न्यूसिलस सेल में मियासिस डिवीजन होता ही नहीं है। एक न्यूसिलस सेल बड़ा हुआ, जरा देखिए, यहां न्यूसिलस सेल बड़ा हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फिनोमिना है, अद्भुत फिनोमिना प्रकृति का है। यह मिमिक तो कर रहा है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। कैसे? इसका जो है एक न्यूसिलस सेल ये डिप्लॉयड है, 2n है। कैसा है? 2n है, और 2n है, यही ग्रो करके एम्ब्रियो सैक बना लिया, और इसी का 2n जो है ये क्या बना लिया? यहां पे एम्ब्रियो बना लिया। क्या बना लिया? एम्ब्रियो बना लिया। 2n यह बना लिया, क्या? एम्ब्रियो बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया डिवाइड करके। 2n एम्ब्रियो बना लिया, 2n यह एम्ब्रियो बना लिया। लेकिन यह माइटोसिस डिवीजन से हुआ। किससे हुआ? माइटोसिस डिवीजन से हुआ। तो ये मिमिक तो कर रहा है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एम्ब्रियो बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि एक ही सेल का उसी से एम्ब्रियो बना तो उसी का गुण रहेगा ना। वो तो ऐसे ही, जैसे पोटैटो काट के लगा दीजिए, शुगर केन लगा दीजिए, ठीक है ना। तो अब यह ओव्यूल किस में बदल गया? किस में बदल गया? ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियो तो बना, लेकिन ये सेक्सुअल है, कोई मेल फीमेल गैमीट नहीं मिला। इट इज ए काइंड ऑफ asexual reproduction but mimic the sexual reproduction
प्रोडक्शन। ये तो वैसे ही है जैसे इंसान पढ़ लिख रहा है, कोई कोई सोचता है नौकरी मिलेगी तो क्या करेंगे, चलो सिलाई ही सीख लेते हैं। कोई कोई ऐसा होता है चलो नौकरी मिलेगी क्या करेंगे, ट्रक चलाना सीख ले। एक ऐसे व्यक्ति हमसे मिले थे, वो MA किए, B.Ed किए, लेकिन उन्होंने सिलाई भी सीख लिया था, ट्रक चलाना भी सीख लिया था कि नहीं मिलेगा तो जीविका तो चलाना है, मिल गया तो ठीक है, बुझाई दिया कि नहीं, बाद में नहीं मिल गई नौकरी, लेकिन उन्होंने ये सब सीख लिया था, ये भी सीख लिए हैं। एक तरफ क्या सीखा कि क्लोज्ड फ्लावर बना दे, नहीं पॉलिनेशन होगा, नहीं फर्टिलाइजेशन, नहीं बाहर से पॉलन ग्रेन है, कम से कम अपना पॉलन ग्रेन तो फ्यूज होकर सीड बना दे, एक कंडीशन हो गई। अब यहाँ क्या हुआ कि नहीं भी पॉलिनेशन होगा, नहीं मेल गैमीट आएगा, कोई बात नहीं है, हम कुछ ऐसे बना लेते हैं जो अपने डिप्लॉयड सेल से ही एम्ब्रियो बना ले, सीड बन जाए, हमारी नई पीढ़ी बन जाए, भले वेरिएशन न हो, कम से कम पीढ़ी तो बन जाए, समझ आएगा कि नहीं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होगा, तना से होगा, पत्ती से होगा, जड़ से होगा, लेकिन यहाँ तना पत्ती जड़ से नहीं, यहाँ तो फ्लावर के ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल से सीड बन रहा है। लेकिन यहाँ भी इनको डर है कि पता नहीं पॉलिनेशन होगा कि नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो इन्होंने क्या करामात कर दिया, चलो हम डिप्लॉयड न्यूक्लियस से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बना देते हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस से डिप्लॉयड न्यूक्लियस के सेल से अब ये डिप्लॉयड क्या बना दिया, एम्ब्रियो, और ओव्यूल किसमें बदल गया, सीड में। मैंने शॉर्टकट अपना लिया कि कम से कम सीड तो बन गया, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एपोमिक्सिस। अब ये सीड को लगाएंगे तो वैसा ही होगा जिस पौधे से बना था, क्योंकि कोई इसमें मियासिस हुआ ही नहीं, न रिकॉम्बिनेशन हुआ, न एक्युमुलेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ जीनोटाइप हुआ, तो है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सीड बना तो लग रहा है क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। लिख लिया कि नहीं लिख लिया कि यहाँ पे न्यूक्लियस सेल विदाउट मियासिस डिवीजन, डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल डेवलप इनटू एम्ब्रियो, है ना, देन ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज ए काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट मिमिक द सेक्सुअल। मिमिक माने नाटक कर रहा है, उसके जैसा दिख रहा है कि सीड बना है, लेकिन एक्चुअली वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब इसका बायोलॉजिस्ट को क्या महत्व है, जो बायोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उनका महत्व ये है, इसका महत्व कि जब हम क्रॉस करा के हाइब्रिड सीड बनाते हैं तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है। किसान हाइब्रिड सीड लेके गया एजेंसी से, 1 साल लगाया, खूब प्रोडक्शन हुआ, लेकिन वो चाहेगा कि फिर अपने यहाँ जो प्रोड्यूस हुआ फिर लगाए, तो वहां सेग्रीगेशन हो जाता है। अगली बात क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, तो क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब अगर बायोलॉजिस्ट हाइब्रिड सीड बना दे और उसमें वो जीन को खोज ले जो एपोमिक्सिस करता हो, तो हाइब्रिड सीड में एपोमिक्सिस हो जाएगा, तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, तब तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, और वही क्वालिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती रहेगी। समझ आ रहा है कि नहीं, तो लिख लीजिए, एपोमिक्सिस अकर्स ड्यू टू specific gene in the diploid nuclear cell of some plant, in the diploid nuclear cell of some plant. So the agriculture scientists are searching this gene to use for production of apomictic hybrid seed. Apomictic hybrid seed so the farmer can use this seed year after year विदाउट लोअरिंग इट्स क्वालिटी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी। बात समझ रहे कि नहीं, सेग्रीगेशन भी होगा एलील का, लेकिन वही क्वालिटी जनरेशन आफ्टर। आजकल क्या हो रहा है कि हाइब्रिड सीड ला रहे हैं, 1 साल लगाया, फिर दूसरे साल फिर वही से ला रहे हैं हाइब्रिड सीड,
अपने खेत का उपजा हुआ सीड को नहीं लगाते, फिर लाना पड़ता है ये रॉ मटेरियल। लेकिन एपोमिक्टिक करा देंगे तो क्या होगा, बार बार लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर से होगा नहीं, वो तो एपोमिक्सिस से हो जाएगा, तो उसकी क्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस एक सेंटेंस और लिखिए, पॉलीइम्ब्रियोनी, खत्म कहानी, पॉलीइम्ब्रियोनी। ठीक है, आगे बढ़े, इसको लिखवा दें। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए एपोमिक्टिक, हाँ लिख लीजिए। एपोमिक्टिक सीड डेवलप्स by diploid nuclear cell without fertilization। यहाँ पे एक चीज थोड़ा चेंज करिए, इन एपोमिक्टिक सीड, इन लगा दीजिए, आगे इन लगा दीजिएगा, इन एपोमिक्टिक सीड, थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर लिखिए इम्ब्रियो डेवलप्स, है ना, अब क्लियर हो रहा। इन एपोमिक्टिक सीड इम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम ए डिप्लॉयड न्यूक्लियर सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, थ्रू माइटोसिस डिवीजन, थ्रू माइटोसिस डिवीजन। सो इट प्रिजर्व द पेरेंटल ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो इट प्रिजर्व द पेरेंटल ट्रेट, जो पैतृक लक्षण है उसको क्या, आलू लगाते हैं तो वैसा ही आता है ना, कोई चेंज तो नहीं होता। प्रिजर्व द पेरेंटल ट्रेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है बेटा, वही ट्रेट आएगा, उसमें कोई चेंजेस अक्रॉस करा देंगे तो चेंजेस हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, and seed producing agencies, agriculture scientists and seed producing agencies, जैसे महिको कंपनी है महाराष्ट्र की, सीड प्रोडक्शन में बहुत आगे है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, एजेंसी आर सर्चिंग एपोमिक्टिक सीड। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर में कैसे इंपॉर्टेंट है। एपोमिक्टिक जीन, एपोमिक्टिक जीन, सर्चिंग एपोमिक्टिक जीन, माने जो एपोमिक्सिस कराता हो जीन, टू यूज इट फॉर development of apomictic hybrid seed, apomictic hybrid seed। Thus the farmer can use apomictic hybrid seed year after year without lowering its quality, अब आप कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्वालिटी कैसे लोअर हो जाएगी, ऐसे आपको लग रहा होगा ना कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्वालिटी
लोअर कैसे हो जाएगी? जरा हम देखते हैं। सपोज कर दीजिए एक प्लांट ड्वार्फ है, एक कैसा है? ड्वार्फ है, एक प्लांट क्या है? एक प्लांट क्या है? टाल है, फोलियोज के लिए। अब यह टाल है तो कैपिटल टी, ये ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। ये ड्वार्फ छोटा पौधा बनाता है, ये टाल है बड़ा पौधा बनाता है। आप चाहते हैं कि सब टाल हो, फोलियोज ज्यादा हो, फोल्डर ज्यादा बने। अब क्या करेंगे? इसमें क्रॉस करा देंगे, इसमें क्रॉस करा देंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और सबके सब क्या हो गए? टाल हो गए ना। क्वालिटी अच्छी हो गई, जो ड्वार्फ था वो भी क्या हो गया? टाल। लेकिन अब किसान चाहेगा कि यह तो टाल हमने लाया, अगली बार भी हम उसका सीड लगाए तब क्या होगा? अब अगली बार है तो पेरेंट P1 था, अब पेरेंट P2 में यह टाल तो दिख रहा है और किसान टाल समझ के ही लाया था कि नहीं लाया था? तो एक बार तो टाल उठ गया भाई, लेकिन उसका सीड फिर लगाएगा और जर्मिनेट करेगा, गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये तो टाल होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टाल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टाल होगा। लेकिन हाई क्या होगा? क्वालिटी लोअर होगी कि नहीं? यहां 100% टाल मिला था, ऑल टाल। और एक ही बार अगली बार लगाया तो 25 ड्वार्फ आ गए, बाकी टाल आ गए। फिर दोबारा लगाएंगे तो और ड्वार्फ आ जाएंगे। बार बार क्वालिटी क्या होगी? कम हो जाएगी नहीं। अब एक बार टाल बन गया और इसमें एपोमिक्टिक बना दिया, एपोमिक्टिक बनाएंगे तो फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, गैमीट बनने की जरूरत नहीं है। वही कैपिटल टी स्मॉल टी बार बार बनता रहेगा, तो बार बार एजेंसी से खरीदना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हाइब्रिड सीड बहुत महंगे पड़ते हैं, किसान हर साल जाके खरीदते हैं महंगा कीमत में, लेकिन अपने यहाँ उगा नहीं सकते। दोबारा अगली पीढ़ी को नहीं उगा सकते। मतलब अभी उगाए, सीड बना, उसको खाएंगे, यूज करेंगे, लेकिन उगा नहीं सकते। उगाएंगे, फ्लावर बनेगा, गैमीट का सेग्रीगेशन हो गया, एलील का सेग्रीगेशन, तो क्वालिटी क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। ठीक है ना। एक सेंटेंस और पाली इम्ब्रियानी। नैन्सी थक गई लग रहा है। नैन्सी थक गई है ना? हाँ, बोल नहीं रही है केवल इसलिए कि सब लोग बैठे हैं। कोई बात नहीं, थकना मना है। डॉक्टर बन जाएंगे, ऑपरेशन में जाएंगे, आया के चाय पिएंगे, आराम करेंगे, तो कितना दिक्कत लगेगा? नहीं, सही में बता रहा हूँ। वहां पे बच्चे एकदम 5-6 घंटे खड़ा होना पड़ता है कि नहीं? तो अभी से आप डॉक्टर बन जाएंगे। पॉलीमिलियनी क्या है? पॉलीमिलियनी का मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो। लिख लीजिए, पॉलीमिलियनी इज ए कंडीशन इन विच in some plant seed more than one embryo develops। एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड एज पॉलीमिलियनी। ये भी लिख सकते हैं एक सेंटेंस में, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज कॉल्ड एज पॉलीमिलियनी। फॉर एग्जाम्पल, इन मैंगो, सिट्रस फ्रूट्स में कौन कौन आएगा? हाँ, फॉर एग्जाम्पल लेमन, हाँ संतरा भी। अब ये देखते हैं पॉलीमिलियनी कैसे होता है, जल्दी से 1 मिनट में। पॉलीमिलियनी कैसे होता है? अब सपोज कर लीजिए कि ओव्यूल से सीड बन रहा है, यहां पे ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। इसका ये क्या है? इंटीग्यूमेंट है। और यहां पे यह क्या है?
क्या है? न्यूक्लियस। बोलते रहिए, याद रहेगा, न्यूक्लियस है, यह इंटीग्यूमेंट है, इंटीग्यूमेंट है। अब यहां पे न्यूक्लियस का सेल एक तो इंक्रीज करेगा साइज में, ये तो इंक्रीज कर गया साइज में, साइज में इंक्रीज कर गया, थक गई। 82 डिवीजन होगा, 4 ठो बनेंगे, 3 ठो डिजेनेट कर गया, 1 ठो एम्ब्रियो साइक बना लेगा, बस हो गया, हो गया। आज था, कोई बात नहीं, हम ही समझ रहे हैं, बच्चे आज खेल से बैठे हैं तो, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, अब उधर बुला लेगा सब, फिर भागना पड़ेगा, है ना? तो अब क्या बताएं हम। अब आप सोचिए, हम तो भाग भाग के वहां से आ रहे हैं, है ना? आप लोगों को यही से आना है। अब देखिए, यहां पे एम्ब्रियो सैक भी बन गया। हाँ, अब यहां पे एक सेल से एक ठो एम्ब्रियो बन चुका है, एक ठो एम्ब्रियो बन चुका है फर्टिलाइजेशन के बाद। अभी तो घंटी अब लग रही है। चलो कोई बात नहीं। अब यहां पे जो एम्ब्रियो साइट के बाहर बाहर के सेल हैं, यह न्यूक्लियस के सेल, ये माइटोसिस डिवीजन से एम्ब्रियो बना के यहां पे अंदर सिंक हो जाते हैं, ये एम्ब्रियो बना के इसी के अंदर सिंक हो जाते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं? तो जो ये न्यूक्लियस सेल है, ये कौन से सेल है बेटा? न्यूक्लियस सेल। अब ये न्यूक्लियस सेल ही माइटोसिस डिवीजन से क्या बना लेते हैं? माइटोसिस डिवीजन से क्या बना लेते हैं? एम्ब्रियो बना लेते हैं, जैसे भी एपियोमेट्रिक में बना था। यहां पे एक एम्ब्रियो बना है, वहां गेहूं पिसा रहा है, तो ये एम्ब्रियो एक बना है, और यहां भी ढेर सारे एम्ब्रियो बन गए। क्या बन गए? ढेर सारे एम्ब्रियो। ढेर सारे एम्ब्रियो किससे बने? न्यूक्लियस के सेल से। किससे बने? न्यूक्लियस के सेल से। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम न्यूक्लियस सेल। एम्ब्रियो, और ये भी एम्ब्रियो है, ये भी एम्ब्रियो है, तो ये तो फर्टिलाइजर वाला एम्ब्रियो है, एक सेल से बना था। और ये एम्ब्रियो कहां से बने? डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस से। डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस सेल। एक सेंटेंस लिख लीजिए। द न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट नियर एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट नियर एम्ब्रियो सैक। न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट नियर एम्ब्रियो सैक undergo mitosis division, form embryo, which grow towards the embryo sac। किधर में जाएगा? जगह तो इधर ही है, तो इधर ही आएगा, उधर तो जगह है नहीं, उधर तो सेल है, तो grow towards embryo sac and thus form more than one embryo in seed। Thus form more than one embryo in ovule, more than one embryo in ovule, and this ovule get converted into seed। ये ovule तो seed बदलेगा, and this ovule get converted into seed। Thus polyembryony develops into seed। Thus polyembryony develops into seed। एक तो एम्ब्रियो बना था, बाकी न्यूक्लियस के सेल भी डिवाइड कर करके क्या बना लेते हैं बेटा?
एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो एपोमिक्टिक कंडीशन से बनते हैं ये। और इसी में इधर तो जाएगा, इधर तो सेल है, तो कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, वहीं पड़े रहते हैं। तो पॉलीमिलियन हो गई। चैप्टर खत्म। पांच क्वेश्चन लिख लीजिए। पांच क्वेश्चन। अच्छा, डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डिस्कस अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दूसरा